हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में आपका कक्षा 9वीं का निदानात्मक कक्षाओं हेतु मॉड्यूल विद्यार्थी अभ्यास पुस्तिका विषय हिंदी इकाई 1 काव्य खंड जो कि ये कक्षा 9वीं का है। तो इसमें मैं आपको बताने वाला हूँ, ये तो आपका पेज नंबर 50 है। तो ये आपका काव्य खंड जो है ना पूरा कंप्लीट मैं बताने वाला हूँ। यहाँ पे देख सकते हो ये आपका पेज नंबर 52 है और आपको बताया जाएगा पेज नंबर 60 तक पूरा कंप्लीट। तो सबसे पहले मैं आपको पेज नंबर 60 दिखा देता हूँ। देखिए ये आपका पेज नंबर 60 है। तो इसमें जो है ना आपका प्रश्न क्रमांक जो 24 है यहाँ तक पूरा कंप्लीट। ये जो आपका लघुत्तरीय प्रश्न है ये सारा एक एक करके अच्छी तरीके और सरल तरीके से मैं बताने वाला हूं। आपका पेज नंबर 49 से लेकर पेज नंबर 60 तक। तो चलिए शुरू करते हैं। ये जो आप लोग देख रहे हो रिवीजन के लिए दिया गया है, तो हम लोग सीधे प्रश्न को सोल्व करते हैं। वस्तुनिष्ठ प्रश्न उचित विकल्प के सामने। पहला प्रश्न कबीरदास की एक रचना। सही उत्तर है बीजक। बीजक। रस खान किस शक्ति शाखा के कवि हैं? ये आपका रहेगा कृष्ण भक्ति शाखा। ठीक है, कृष्ण भक्ति शाखा। नंबर 3 कैदी और कोकिला किसकी रचना है? इसका सही उत्तर है माखन लाल चतुर्वेदी। नंबर 4 सुमित्रा नंदन पंत का जन्म हुआ। इनका जो जन्म हुआ था कौसानी गांव में। प्रश्न क्रमांक 5 रचनाकार, यहाँ पे देखिए रचनाकार राजेश जोशी किस राज्य के हैं? राइट आंसर मध्य प्रदेश। ठीक है, अगला प्रश्न क्रमांक 6। तो इसमें पूछा गया है कबीरदास की भाषा है। ये आपका रहेगा सद्धू कक्करी। छायावाद के प्रमुख कवियों की संख्या 4 है। कितना? 4। नंबर 8 में है मेघ आए रचना किसकी रचना है? उत्तर में रहेगा सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का। ठीक है, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। अगला नंबर 9 में कहा है वीर गाथा काल के श्रेष्ठ महाकाव्य का नाम। उत्तर रहेगा पृथ्वीराज रासो। प्रेम मार्गी शाखा के प्रतिनिधि। ये आपका रहेगा जायसी। जायसी। हिंदी साहित्य का सर्वाधिक लोकप्रिय महाकाव्य। तो लोकप्रिय महाकाव्य जो आपका रहेगा, इस प्रश्न का उत्तर है रामचरित्र मानस। ठीक है, ये आपका प्रश्न क्रमांक 11 का उत्तर हो गया। अगला प्रश्न कहा है स्वर्ण किरण किसकी रचना है? सुमित्रा नंदन पंत की। सुमित्रा नंदन पंत। प्रेम वाटिका के रचनाकार। तो प्रेम वाटिका के रचनाकार जायसी है। जायसी। ठीक है, अब इसके आगे कहा है वात्सल्य रस के सम्राट। सम्राट जो है ना सूरदास है। सूरदास। हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग किस काल को माना गया? तो ये आपका उत्तर रहेगा, इस प्रश्न का उत्तर भक्ति काल। क्या होगा? भक्ति काल। अब प्रश्न यहां तक देखिए कंप्लीट हो गया। जो आपका वस्तुनिष्ठ प्रश्न है 1 से लेकर 15 तक। अब है रिक्त स्थान। नोट दिया है पाठ्य पुस्तक की पाठ्य सामग्री पर आधारित उत्तर रिक्त स्थान में निहित करें। पहला नंबर में भरना है बच्चे काम पर जा रहे हैं। दूसरा नंबर है मखमली टमाटर हुए। टमाटर हुए तो यहाँ होगा लाल। कैसा है? लाल। नंबर 3 है लल घद सांसों के कच्चे धागे से आत्मा रूपी। तो यहाँ पर भरना है नाव खींच रही है।
नंबर 4 में है एक भारतीय आत्मा। भारतीय आत्मा, तो यहाँ पर भरना है आपको माखनलाल चतुर्वेदी को कहा जाता है। 5 नंबर में कहा है, 5 में पद्मावत। पद्मावत, तो यहाँ पर भरना है आपको मलिक मोहम्मद जायसी का प्रसिद्ध महाकाव्य है। क्या है? महाकाव्य। चलिए अब देखेंगे प्रश्न क्रमांक 6, जो कि आप लोग पहले कंप्लीट करिए 5 तक। आगे यहाँ है प्रेमी ढूंढत में फिरा, तो यहाँ पर भरना है प्रेमी मिले ना कोई। कवि रसखान बार बार, कवि रसखान बार बार वर्ज गोकुल में जन्म लेना चाहते हैं। नंबर 8 में कहा गया है, नंबर 8, कवि सुमित्रा नंदन पंत ने लता का मानवीकरण। मानवीकरण, तो यहाँ पर भरना है नव विवाहिता के रूप में किया है। प्रश्न क्रमांक 9, कैदी और कोयल दोनों ही, तो यहाँ पर इस भरना है गुलाम देश की वासी है। ठीक है। अगला प्रश्न कहा है ज्ञान मार्गी भक्ति धारा के प्रतिनिधि कवि, तो यहाँ पर होगा कबीरदास है। कबीरदास। ठीक है। तो चलिए ये आपका 10 तक हो गया। अब 11 से लेकर 15 तक देखते हैं। मखमली पेटियों सी लटकी छीमियां छिपाए बीज लरी। उसके बाद कहा है ग्राम श्री के रचनाकार सुमित्रा नंदन पंत हैं। ठीक है। चलिए प्रश्न क्रमांक 13, ग्राम श्री श्री कविता में गांव पर आकाश नीलम के समान आच्छादित है। ठीक है। यहाँ पर फिर कहा है खुलेगी सांकल बंद, तो यहाँ पर भरना है द्वार की। उसके बाद 15 में है कवि राजेश जोशी के अनुसार बच्चों की रंग बिरंगी किताबों को तो यहाँ पर भरना है दीमकों ने खा लिया। ठीक है। चलिए इस प्रकार से आपका यह कंप्लीट हो गया 1 से लेकर 15 तक, जो आपका रिक्त स्थान वाला है। अगला अब यहाँ पर है सही जोड़ी बनाकर, जैसा कि अ और यहाँ पर आपका ब खंड दिया गया है। तो सबसे पहले लल घद का मिलान है कश्मीरी कवयित्री का, कवयित्री। उसके बाद सब 20 का मिलान है अमृत होय से। क्यों गाती हो, तो इसका मिलान होगा कोकिल से, ख वाला। नंबर 4 में कहा है ग्राम श्री का होगा सुमित्रा नंदन पंत से। 5 में है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना बाल पत्रिका पराग। इस प्रकार से बहुत ही आसान तरीके से आप लोग मिलान करना है। इसी प्रकार से 3 से 4 आपको मिलान करने वाला दिया है। यह आपका दूसरा नंबर है, इसको भी मिलान करना है। रामचरितमानस का मिलान होगा तुलसीदास। उसके बाद कृष्ण भक्त का मिलान करना है, कृष्ण भक्त का वल्लभाचार्य। नंबर 3 है सूफी संत का मिलान होगा जायसी से। 4 में है कबीरदास, तो कबीरदास का मिलान होगा ब्राह आडंबरों का विरोध। 5 में है कृष्ण भक्ति शाखा का मिलान है मीराबाई। ठीक है। चलिए ये भी पूरा हो गया है। अब देखेंगे नंबर 3। ठीक है। चलिए यहाँ पर भी आपको मिलान करना है खंड अ और व से। कबीरदास, तो कबीरदास का मिलान होगा साखी से। सुजान रस खान, इसका मिलान करना है, सुजान रस खान का होगा रस खान से। गर्म हवाएं, इसका मिलान करना है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। नंबर 4 में है ना माखनलाल चतुर्वेदी का मिलान करना है, हाँ इसका होगा हेमंत गिनी।
हिमंतरण गिनी। उसके बाद सुमित्रा नंदन पंत बीना पल्लव, वीणा और एक पल्लव। ठीक है, चलिए ये भी कंप्लीट हो गया। अब अगला नंबर 4 में कहा गया है खंड और व से मिलान करना है। छायावाद का मिलान है प्रकृति का मानवीकरण। नंबर 2 है प्रगतिवाद का नागा अर्जुन। 3 में कहा है नई कविता का होगा 1953 से अब तक। नंबर 4 है आधुनिक काल का मिलान है भारतेंदु युग। 5 में है रहस्यवाद का होगा छायावाद के समकक्ष। ठीक है, तो इस प्रकार से नंबर 4 भी हो गया। अब 5 नंबर में भी मिलान करने वाला है, तो चलिए इसे भी कंप्लीट करते हैं काफी सरल तरीके से। कबीर का मिलान करना है शब्द से। उसके बाद दूसरा नंबर है वाक, तो वाक का मिलान होगा वाक का ललघद से। ठीक है, नंबर 3 ध्यान दीजिए, 3 में दिया है रस खान का होगा सवए। ठीक है, नंबर 4 में माखन लाल चतुर्वेदी का क्रम वीर से। और 5 नंबर में आपका है राजेश जोशी का होगा मिट्टी का चेहरा। ठीक है, तो स्टूडेंट इस प्रकार से हम लोगों ने मिलान करने वाला 1 से लेकर 5 तक था, पूरा कंप्लीट हो गया है। ठीक है, अब अगला है एक वाक्य में उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न कहा है मेघ आए कविता की भाषा कैसी है, तो इस प्रश्न का उत्तर रहेगा, हाँ ये जो आपका प्रश्न है ना मेघ आए कविता, उत्तर है सहज और सरल। अगला है कवि ने गांव को हरता जन मन क्यों कहा, उत्तर रहेगा कवि ने गांव को निज शोभा के कारण कहा, निज शोभा के कारण। नंबर 3, तो नंबर 3 में है कवि को कोयल से ईर्ष्या, उत्तर है कवि को कोयल से जलन कोयल की स्वतंत्रता तथा कवि की पराधीनता के कारण हो रही है। नंबर 4 में है मनुष्य ईश्वर को कहाँ कहाँ ढूंढता फिरता है, मनुष्य ईश्वर को मंदिर मस्जिद में खोजता है। नंबर 5 में कहा है छायावाद के 4 प्रमुख स्तंभ कवि कौन कौन से हैं, तो इस प्रश्न का उत्तर है जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और एक रहेगा महादेवी वर्मा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोग 5 तक कंप्लीट करिए। फिर अगला देखेंगे प्रश्न क्रमांक 6। तो इस प्रश्न में कहा है साकेत किसकी रचना है, तो देखिए साकेत जो है ना वो है साकेत मैथिली शरण गुप्त की रचना है। 7वां नंबर रस खान किसके अन्य भक्त हैं, उत्तर रहेगा रस खान श्री कृष्ण के भक्त हैं। नंबर 8 है ज्ञान की तुलना किससे की गई है, इस प्रश्न का उत्तर है ज्ञान की तुलना हाथी से की गई है। ठीक है, उसके बाद नंबर 9 है गांव में शहरी मेहमान यानी कि दामाद की तरह, तो मेघ, उत्तर में रहेगा मेघ। ठीक है, चलिए आपका प्रश्न 9 तक बहुत ही सरल तरीके से कंप्लीट हो गया। 10वां नंबर है मान सरोवर से कवि का क्या आशय है, मान सरोवर से कवि को मन रूपी पवित्र सरोवर का आशय है। अगला प्रश्न बोला है कवित्री का घर जाने की चाह से क्या तात्पर्य, कवित्री का घर जाना मतलब कि भव सागर से मुक्ति पाकर प्रभु की शरण में जाना है। चलिए इसके बाद कहा है कवि का वर्ज के वन वाग और तालाब को निहारने के पीछे क्या कारण है, उत्तर रहेगा इस प्रश्न का कृष्ण की यादों से जुड़ाव। ठीक है, बस इतना ही लिखना है, कृष्ण की यादों से जुड़ाव। ठीक है, अगला
अब यहाँ पर देखेंगे आपका एक वाक वाला कंप्लीट हो गया। अब है सत्य और असत्य कथन लिखिए। कबीर एक समाज सुधारक थे, ये बिल्कुल सत्य है। रस खान के गुरु का नाम गौ विठन हाँ विठलन नाथ था, यह भी सत्य है। नंबर 3 में है माखन लाल चतुर्वेदी की रचना साहित्य देवता है, ये भी आपका सत्य है। तो स्टूडेंट नंबर 4 में कहा है सुमित्रा नंदन पंत प्रकृति प्रेमी कवि थे, ये भी सत्य है। 5 नंबर में कहा है लल गद्य की रचनाएं लोक जीवन से प्रेरित नहीं है, ये आपका असत्य है। तो चलिए आप लोग पहले यहाँ तक कंप्लीट करिए, यानी नोट करिए। उसके बाद प्रश्न क्रमांक 6 में कहा है निराला की रचना बोला गया है कुकुर मुत्ता है, यह भी सत्य है। मीराबाई यादी काल की कवित्री है, यह आपका असत्य है। जायसी सूफी काव्य परंपरा के कवि है, ये आपका सत्य है। नंबर 9 में कहा है तुलसीदास रीति काल के कवि है, ये आपका असत्य है। 10 नंबर में कहा गया है प्रश्न 10 सूरदास भक्ति काल के कवि हैं, सूरदास, ये आपका सत्य है। ठीक है। 11वां प्रश्न है कामायनी के रचयिता तुलसीदास है, ये आपका असत्य होगा। ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोग 6 से लेकर 11 तक कंप्लीट है। प्रश्न संख्या 12 ईश्वर काबा कैलाश में मिल सकता है, ये आपका असत्य होगा। नंबर 13 में है राम भक्ति शाखा के प्रमुख कवि सूरदास हैं, ये आपका असत्य है। अगला प्रश्न है रामचरितमानस की भाषा अवधि है, भाषा अवधि, तो ये जो है ना आपका सत्य है। उसके बाद कहा है ललगद कश्मीरी कवित्री है, ये भी सत्य है। चलिए अब हम लोग देखने वाले हैं लघु उत्तरीय प्रश्न, जो कि पद साहित्य। पहला प्रश्न छायावाद के बारे में लिखिए। तो इस प्रश्न का उत्तर है स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह छायावाद कहलाता है। ठीक है। अगला प्रश्न कहा है दूसरा नंबर नई कविता की प्रमुख 2 विशेषताएं लिखिए। 2 विशेषताएं, तो नई कविता की विशेषताएं। पहला नंबर है क्षणवाद को महत्व, इस काल के कवियों ने जीवन के प्रत्येक क्षण के महत्व को माना है। दूसरा है बिंब, इस काल में कवियों ने नए बिंबों की खोज की है। ठीक है। प्रश्न क्रमांक 3 में कहा है भक्ति काल को स्वर्ण युग क्यों कहा गया है। तो भक्ति काल में समाज के कल्याण के लिए साहित्य रचना हुई है। कबीर जायसी सूर, उसके बाद आपका रहेगा तुलसी आदि सभी कवियों ने लोक मंगलकारी साहित्य लिखा, इसलिए उस काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहते हैं। ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोग आंसर जो है नोट करना है। अब नंबर 4 भक्ति काल की शाखाओं धाराओं का परिचय दीजिए। क्या चीज देना है, तो परिचय। तो चलिए इस प्रश्न का उत्तर रहेगा, ये जो प्रश्न था ना इसका उत्तर है भक्ति काल का काव्य 4 धाराओं में विभाजित है। पहला है ज्ञान मार्गी काव्य धारा या शाखा जो कि कबीरदास, प्रेम मार्गी काव्य धारा शाखा जो है ना मलिक मोहम्मद जायसी। तीसरा नंबर रहेगा कृष्ण भक्ति, तो कृष्ण भक्ति काव्य धारा जो शाखा है सूरदास। नंबर 4 है राम भक्ति काव्य धारा जो है ना वो आपका तुलसीदास। ठीक है। तो इस प्रकार से आपको कंप्लीट करना है प्रश्न
संख्या 4 का उत्तर नंबर 5 में कहा है भक्ति काल के प्रमुख 2 कवियों के नाम एवं उनकी एक एक रचनाओं को लिखिए। इस प्रश्न का उत्तर, ये जो प्रश्न 5 है ना, तो इसका उत्तर रहेगा भक्ति काल के कवि, और ये साइड लिखना है आपको राइट में रचनाएं। पहला है सूरदास। तो सूरदास जो है सूर सागर साहित्य लहरी सूरसार वली। दूसरा नंबर तुलसीदास रामचरितमानस कवितावली हनुमान चालीसा, और एक रहेगा दोहावली। ठीक है, तो इस प्रकार से ज्यादा नहीं, बस दो कवि का नाम और रचनाएं लिखना था। अगला प्रश्न है कि छायावाद की 2 प्रमुख विशेषताएं लिखी। किसकी? तो छायावाद की। तो चलिए विद्यार्थी, इस प्रश्न का उत्तर, छायावाद की विशेषताएं, व्यक्तिवाद की प्रधानता, छायावाद के व्यक्तिगत भावनाओं की प्रधानता। दूसरा है प्रकृति का मानवीकरण, प्रकृति पर मानव जीवन का आरोप, छायावाद की एक प्रमुख विशेषता है। ठीक है, चलिए ये भी आपका कंप्लीट हो गया। प्रश्न संख्या 7 में कहा गया है नई कविता के 2 कवियों के नाम एवं उनकी एक एक रचना का नाम लिखिए। तो स्टूडेंट, इस प्रश्न का उत्तर है नई कविता के कवि, और ये आपकी रचनाएं। तो सबसे पहले रघुवीर सहाय का होगा हंसो हंसो जल्दी हंसो। उसके बाद भवानी प्रसाद मिश्र, इनकी जो रचना है गीत फरोश। ठीक है, चलिए आपका प्रश्न 7 भी पूरा हो गया। प्रश्न 8 है पद साहित्य के इतिहास को कितने कालों में बांटा गया, नाम एवं समय सीमा लिखिए। ये कौन सा प्रश्न है? 8। तो चलिए इसका उत्तर थोड़ा सा लंबा है, क्योंकि आपके बुक में जगह भी तो दिया गया है ना, 10 लाइन। तो चलिए 4 कालों में, एक इस आपको लेफ्ट में लिखना है काल विभाजन, और राइट में समय सीमा। यदि काल का वीर गाथा काल, तो सन 993 से 1318। भक्ति काल पूर्व मध्य काल सन 1318 से 1643 ईस्वी तक। रीति काल जो कि उत्तर मध्य काल, ये जो आपका है 1643 ईस्वी से लेकर 1843 ईस्वी तक। अब है आपका आधुनिक काल। तो आधुनिक काल 1843 ईस्वी से लेकर अभी तक क्या है, निरंतर चलते हैं, जो कि इसे कहा जाता है आधुनिक काल। देखिए इसके आगे थोड़ा सा और है, ठीक है, थोड़ा सा और आपको लिखना है, 3-4 लाइन और है कि संवत के अनुसार काल विभाजन यादि काल या वीर गाथा काल, ये आपका 1050 ईस्वी से 1375 ईस्वी तक। भक्ति काल जो कि पूर्व मध्य काल, इसका होगा संवता 1375 ईस्वी से संवता 1700 ईस्वी तक। रीति काल जो कि आपका ये है उत्तर मध्य काल, संवता 1700 ईस्वी से आपका 1900 ईस्वी तक। और एक है आधुनिक काल जो कि आपका रहेगा संवता 1900 ईस्वी से अभी तक क्या है, निरंतर कंटिन्यू है। ठीक है, अगला चलिए ये उत्तर तो पूरा हो गया है ना। प्रश्न संख्या 9 है कवि रसखान के भाव सौंदर्य की 2 विशेषता। कवि रसखान के काव्य में प्रेम और अनुभूति का संगम है। उसके बाद कवि रसखान ने भक्ति श्रृंगार एवं शांत रस प्रधान काव्य की रचना की है। ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न क्रमांक 10 कबीरदास के शिल्प सौंदर्य की 2 विशेषताएं लिखिए। किसके? तो कबीरदास के। तो विद्यार्थी कबीरदास की भाषा सधुक्करी है। कबीर के दोहों में शांत रस एवं माधुर्य गुण की प्रधानता है। ठीक है, चलिए इस प्रकार से प्रश्न 9 और ये आपका 10 भी पूरा हो गया। आप लोग इस प्रकार से नोट कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। तो यहाँ पर बोला है सुमित्रा नंदन पंत के भाव सौंदर्य की
विशेषताएं लिखिए। उत्तर रहेगा सुमित्रा नंदन पंत की रचनाओं में प्रकृति के प्रति अपार प्रेम झलकता है। अगला पॉइंट है सुमित्रा नंदन, ये पॉइंट है, ठीक है। लिखना है सुमित्रा नंदन पंत की रचनाओं में प्रगतिवादी विचारधारा का स्वर दिखाई देता है। प्रश्न क्रमांक 12, माखनलाल चतुर्वेदी के कला पक्ष की दो विशेषताएं लिखिए। उत्तर, आपका पहला विशेषता है माखनलाल चतुर्वेदी ने वीर रस से परिपूर्ण रचनाएं लिखी है। उसके बाद दूसरा, उनकी रचनाओं में खरी बोली तथा तत्सम तद्भव शब्दों का प्रयोग है, ठीक है। तो चलिए 11 और 12 भी पूरा हो गया। नंबर 13 में कहा है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना के भाव सौंदर्य की विशेषताएं लिखिए। तो इसकी विशेषता है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना के काव्य सौंदर्य की विशेषताएं। पहला नंबर, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की रचनाओं में ग्रामीण लोक जीवन की प्रधानता रही है। दूसरा रहेगा सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की रचनाओं में प्राचीन संस्कृत की झलक दिखाई देती है। अगला प्रश्न क्रमांक है राजेश जोशी 4 रचना बताना है। कितना? तो 4। राजेश जोशी की 4 रचनाएं। आपका मिट्टी का चेहरा, चलिए इसे मैं आगे बता देता हूं यहां पर ताकि यहां पर क्लियर रहेगा, ठीक है। एक हो गया मिट्टी का चेहरा, एक दिन बोलेंगे पेड़। तीसरा, नेपथ्य में हंसी, 2 कविताओं के बीच, ठीक है। तो इस प्रकार से 4 रचनाएं राजेश जोशी की। चलिए साखियां एवं संबंध। हाँ, मानसरोवर से कवि का क्या आशय है? उत्तर में रहेगा मानसरोवर से कवि का आशय मन रूपी पवित्र सरोवर से है जिसमें परमात्मा का प्रेम रूपी शुद्ध जल भरा है जो हमारे मन में स्थित है। चलिए अब यहाँ पर वाक्य 16वां प्रश्न, कवित्री का घर जाने की चाह से क्या तात्पर्य है? उत्तर रहेगा घर जाने की चाह का तात्पर्य है कवित्री इस संसार सागर से मुक्त होकर परमात्मा से मिलने की इच्छुक है। वे ईश्वर से साक्षात्कार करने के लिए आतुर है, ठीक है। चलिए ये 16 कंप्लीट है। 17वां प्रश्न कहा है हथकरघियों को गहना क्यों कहा गया है? तो चलिए विद्यार्थी, गहने श्रृंगार साज सज्जा के लिए पहने जाते हैं। इनसे पहनने वाले की शोभा बढ़ती है। स्वतंत्रता सेनानियों की साज सज्जा एवं शोभा हथकरघियों से बढ़ती है। देश की आजादी के लिए हथकरघियों पहनना गौरव की बात होती है, इसलिए हथकरघियों को गहना कहा गया है। चलिए प्रश्न क्रमांक 18, किस शासन की तुलना तम के प्रभाव से की गई और क्यों? तो उत्तर रहेगा इस प्रश्न का, जो आपका प्रश्न है, हाँ, अंग्रेजी शासन की तुलना कवि ने तम के प्रभाव से की है क्योंकि अंग्रेजी शासन प्रणाली यंत्रकार की तरह काली अर्थात अन्यायपूर्ण है। कैसी है? अन्यायपूर्ण। चलिए 19 में कोयल की कुछ सुनकर कवि माखनलाल चतुर्वेदी की क्या प्रतिक्रिया थी? आपको यहाँ पर प्रतिक्रिया बताना है, ठीक है। तो इस प्रश्न का उत्तर रहेगा, उत्तर में कोयल की कूक सुनकर
कवि को ऐसा लगता है, कवि को ऐसा लगता है जैसे कोयल उसके लिए कोई संदेशा लेकर आई है। संदेशा शायद यति महत्वपूर्ण है, इसलिए कोयल ने सुबह होने का भी इंतजार नहीं किया। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 19 कंप्लीट हो गया। नंबर 20 में है, कवि माखनलाल चतुर्वेदी को कोयल से ईर्ष्या क्यों हो रही है। कवि को कोयल से ईर्ष्या का कारण उसकी स्वच्छंदता है। वह आकाश में स्वतंत्रता से उड़ान भर रही है और कवि जो है ना जेल की काल कोठरी में बंद है। कोपल गाकर अपने आनंद को प्रकट कर सकती है, परंतु कवि के लिए रोना भी अपराध है। उसके बाद है ग्राम श्री, प्रश्न क्रमांक 21, कवि पंत ने गांव को हंसता जन मन क्यों कहा है। इस प्रश्न का उत्तर रहेगा गांव का प्राकृतिक, हाँ देखिए स्टूडेंट, ये जो आपका प्रश्न है ना, गांव का प्राकृतिक सौंदर्य सभी के मन को छूता है। वह अत्यंत मनमोहक है। चारों तरफ हरियाली के कारण धरती प्रसन्न है, इसलिए कवि ने गांव को हरता जनमन कहा है। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 22, गांव का मरकट डिब्बे का खुला क्यों कहा गया है। तो देखिए यहाँ पर है मरकट डिब्बे का खुला। उत्तर रहेगा इस प्रश्न का, ये जो आपका प्रश्न है ना, गांव का मरकट डिब्बे, मरकट पन्ना नामक रत्न के हरे रंग की तुलना गांव की हरियाली से की गई है। गांव का वातावरण भी मरकट के खुले डिब्बे के समान हरा भरा तथा खुला सा लगता है, इसलिए गांव को मरकट डिब्बे या खुला कहा गया है। चलिए प्रश्न 23, लता ने बादल रूपी मेहमान को किस तरह देखा और क्यों। तो चलिए ये जो आपका प्रश्न है ना कि लता ने बादल रूपी उत्तर में रहेगा लता ने बादल रूपी मेहमान को कीवार की ओर से देखा, क्योंकि वह मेघ बादल के ढेर से आने के कारण अर्थात वर्षा ना होने के कारण व्याकुल हो रही थी और संकोच से उसके सामने नहीं आ रही थी। अगला प्रश्न कहा गया है, अरहर और सनई के खेत कवि पंत को कैसे दिखाई देते हैं। अरहर और सनई के खेत कवि को सोने की किंकनियों यानी करधनी के समान दिखाई देते हैं। तो स्टूडेंट ये आपका लघुत्तरीय प्रश्न जो आपका 1 से लेकर 24 तक था, ये भी कंप्लीट हो गया है। ठीक है पूरा। तो स्टूडेंट यहाँ पेज नंबर 60 तक जो आपको 49 से 60 तक पूरा हो गया। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा अगला कौन सा टॉपिक आपको चाहिए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, साथ में सब्सक्राइब। आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद।